नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार क्लासेस में और प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जो कि व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें शामिल किए हैं ताकि आपकी ये देखिए इन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास रामबाण साबित हो सके। ये सारी जो परीक्षाएं होने वाली हैं यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएससी, जीडी, पीएससी, रेलवे स्पेशल क्लासेस, ये जो सारी क्लासेस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। यदि आपने इसकी पिछले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के पूरा प्रैक्टिस सेट अवश्य देखें हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। मेरा दावा है यदि आपने सारे प्रैक्टिस सेट देख लिए तो आपको हिंदी में यदि आपके 30 प्रश्न किसी भी परीक्षा में आते हैं तो आप कम से कम 25 से 28 के बीच में क्वेश्चन करके आएंगे। पक्का विश्वास मानिए और देख कर आप इसे साबित कर सकते हैं। आप देखिए परीक्षा देख करके आइए। चलिए हम देखेंगे आज का यह प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, भाषा का सबसे पुराना रूप कहाँ मिलता है? पुराणों में, ऋग्वेद संहिता में, उपनिषदों में या फिर जय संहिता में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में सबसे पहला इसका स्वरूप मिलता है, यानी ऋग्वेद में मिलता है। संसार की सबसे प्राचीनतम कृति मानी जाती है ऋग्वेद। और संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। आर्य भाषा और देव भाषा ये पूछा जाता है। देववाणी या देव भाषा किसे कहा जाता है? तो आप जानते रहे संस्कृत को कहा जाता है। और यह आर्य भाषा लगभग 3500 वर्ष पुरानी मानी जाती है और आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है, जिससे आप जानते हैं कि आपकी हिंदी की भी उत्पत्ति हुई है। हम बढ़ेंगे प्रश्न 2 की तरफ और प्रश्न 2 आपसे यह पूछ रहा है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? जी हाँ मित्रों, आपको बताना है प्राकृत है, अपभ्रंश है, मैथिली है या फिर पाली है। तो भारत की जो प्रथम देश भाषा है वह है आपकी पाली, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा में भगवान बुद्ध ने देखिए बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जन साधारण को उपदेश दिए थे। सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली को मगधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई है। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान है। इसमें तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ करता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। आप ध्यान से पढ़िए इसको और बिल्कुल भी आप किसी भी प्रकार की शंका में ना रहिए कि यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत यानी उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने रूप माने जाते हैं? जी हाँ मित्रों, आप बताइए उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 रूप हैं, 5 हैं, 11 हैं या फिर 9 हैं? तो मैं बता देती हूँ आपको, उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 रूप हैं। आप जानना चाहेंगे कौन कौन से? तो सबसे पहले आ जाता है आपका सौर सेनी। सौर सेनी के बाद पैसाची। आप लिखते चलिए इसे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर आ जाता है ब्राचड़। कौन सा? ब्राचड़। उसके बाद खस अपभ्रंश हो गया। और उसके बाद आता है महाराष्ट्री। यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको लिखते जाइए और ध्यान से पढ़ते भी जाइए, बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको। फिर हम देखेंगे आ जाएगा अर्धमागधी। अर्ध मागधी अपभ्रंश और लास्ट में आता है मागधी अपभ्रंश। ये 7 अपभ्रंश थे उत्तर भारत में प्रचलित, जिनसे कई बोलियों का विकास हुआ है। अब आप समझिए कि ये जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इससे पश्चिमी हिंदी, कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। चलिए देखते हैं पश्चिमी हिंदी। अ, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी लिख दूं यहाँ पर। चलिए पश्चिम राजस्थानी और ब्रजभाषा, खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी, इसका विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। पैसाची अपभ्रंश से विकास होता है लहंदा और पंजाबी का। लहंदा, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली हुई है? तो लहंदा और पंजाबी निकली हुई है पैसाची अपभ्रंश से। और ब्राचड़ अपभ्रंश से विकास होता है सिंधी का। और खस अपभ्रंश से विकास होता है पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली का। महाराष्ट्र से मराठी का उद्भव हो जाता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का होता है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का उद्भव होता है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में।
मूल स्वरों की संख्या आपको बताना है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। अब आपको यह बताना है कि इसमें मूल स्वर कितने होते हैं और मिश्रित कितने होते हैं। हर्ष दीर्घ तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक मात्रिक ह्रस्व स्वर कहा जाता है जिनको तो एक मात्रिक ह्रस्व या मूल स्वर तीनों एक ही हैं। क्या कहेंगे इनको हम? एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर कह सकते हैं और मूल स्वर भी कह सकते हैं। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, यानी ये स्वयं में परिपूर्ण हैं। दूसरे स्वरों से नहीं होती है, स्वयं में परिपूर्ण है। ये कौन कौन से हैं? तो आपको हो जाता है छोटा अ, छोटी ई, ऊ और री। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको समझाती हूँ। यदि आपको दीर्घ बनाना है, जैसे आ था, आ का दीर्घ बनाना है तो उसमें अ धन आ करेंगे तब जाकर आपका बन जाएगा आ। तो यह क्या हुआ? ये मूल नहीं हुआ, मूल तो यह हुआ ना, दो आ मिले तो एक बड़ा आ बन गया। ये दीर्घ आ कहा जाएगा। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस छोटी ई कर देंगे तो आपका बन जाएगा बड़ी ई। यह भी दीर्घ स्वर में आएगा। तो आप ये देखिए कि इन्हीं चारों स्वरों से ही अन्य स्वरों का उद्भव हुआ है। अब आप देखिए दीर्घ स्वर में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं आपके। दीर्घ स्वर में आ जाएगा आपका आ, ई, ऊ, ए, ऐ, यानी अ धन ई मिल करके ए बनते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहिए बिल्कुल भी। और औ इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। मात्रा काल के समय के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बताइए इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ, जी हाँ, व्यंजनों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है आपको। नहीं याद आ रहा तो आप फिर से पढ़िए, लेकिन इसे याद कर लीजिए। मैं इसे आपसे बार बार कहती रहती हूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं आप उन सबको याद करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो ये सब हैं, ये सब हैं, ये सब हैं, ये अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ यारा लावा है। छत्र ज्ञस्र ये जो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। शाखा शाह उस व्यंजन कहे जाते हैं। और ये तीनों जो है अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं। पंचम व्यंजन कहे जाते हैं। तो इनका जो वर्णन किया गया है हमारे प्रैक्टिस सेट में, इसके पहले व्याख्या की गई इसके अच्छे तरीके से, आप उसे जाकर के देखिए। इसीलिए बार बार कहते हैं आप जाकर पिछली क्लासेस देखिए। उसके पीछे मेरा यह उद्देश्य होता है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वह उससे समझ में आ जाएँगी। आप जाकर के अच्छे तरीके से देखिए और 100% आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन सबको समझाया हुआ है वहाँ पर। तो कोई शंका की बात नहीं रह जाती कि आपको समझ में ना आए। अब आप बताइए घोषत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बाँटा गया है? जी हाँ मित्रों, घोषत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बाँटा गया है? तो घोषत्व के आधार पर इनको 3 में, 4 में, 2 में या फिर 5 में। नहीं मित्रों, इसका सही जवाब होगा घोषत्व के आधार पर 2 भागों में बाँटा गया। 2 भाग कौन-कौन से हैं आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूँ आपको, अघोष और घोष, जिसे सघोष भी कहते हैं आप। यानी नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि आघास में केवल श्वास का। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप देखते चलिए। क, ख, च, छ, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वह अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला और दूसरा होता है अघोष। यानी 12, आप ट्रिक में याद करिए, 12 अघोष होते हैं और 345 सघोष या फिर घोष होते हैं। इसके अलावा य, र, ला, व जो है वो भी अघोष है। और जो सारे स्वर हैं यानी स्वर अंग से लेकर के आहा तक के जो हैं वो भी जो आपके आते हैं इसमें सघोष या फिर घोष वर्ण में। निम्नलिखित में से किसकी गणना स्वतंत्र व्यंजनों में नहीं की जाती? तो आपने अभी तक पढ़ा, स्वतंत्र व्यंजन का मतलब ये हुआ कि एक ही व्यंजन और एक ही स्वर हो, तब तो हो जाएगा आपका स्वतंत्र व्यंजन। जबकि यहाँ देखेंगे आप क और मूर्धन्य ष मिला करके बना हुआ आपका क्षत्रिय,
इसी प्रकार से त्रा भी मिला के बना हुआ है ता और रा को, ज्ञा बना है जा और इया को के मिलने से। तो इसमें स्वतंत्र व्यंजनों की गणना किसी की नहीं की जाती, यानी ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 कही जाती है और ये यही थे। इसके अलावा आपका हो जाता है छत्रंग स्रा हो जाता है। स्रा से श्रमिक वाला स्रा जो आप लिखते हैं वह भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत शामिल होता है। अब आप बताइए उ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आप गलत नहीं करने वाले हैं। 100% आप इसको सही करके ही जाएंगे यहाँ से। कहाँ से? मेरे चैनल से। चलिए, नहीं याद आ रहा आपको? मैं बताती हूँ, फिर से बताती हूँ, बार-बार बताती रहूँ जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं आपको एकदम रटवा दूँगी और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। परीक्षा हाल में जब आप जाएँगे तो आपको बिना ध्यान दिए ही सारे प्रश्नों का जवाब आता रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। तालु, इसका सूत्र मैंने क्या बताया था? इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब आप इसे अलग-अलग करिए। इ, य, श और इच यशानाम तालु, ये सभी जो है इ और चा वर्ग आ गया आपका। हाँ, चार वर्ग माने चा छा जा झा इया, ये इतने जो हैं उच्चारण स्थान किस में आते हैं? ये तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। इचु यशानाम तालु। फिर से याद करिए, मेरे साथ बोलिए आप, इचु यशानाम तालु। और दंत आपका आएगा ऋतु रसानाम दंता, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो ओष्ठ आपका बच जाता है उ उपपधीय नामा ओष्ठव। ये संस्कृत का सूत्र है लेकिन हिंदी में इनको याद करने में बहुत ही सहायक है ये। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर। पितृधन ऋण में कौन सी संधि है? पितृधन ऋण अयादि संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है? आप जानते हैं कि गुण संधि में सबसे पहले आप देखें क्या होगा, छोटा आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ और ऊ के बाद री आए, तो दोनों मिलकर यानी कि अ, आ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा। आ और उ आ और छोटा ऊ मिलेंगे, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाएगा। आ और री मिलेगा तो उसका आर हो जाएगा। गुण संधि का जो उदाहरण आप देखेंगे जैसे देवर्ष देवेश चंद्रोदय समुद्रोर महोत्सव गगोर में देवर्ष, ये सब इस प्रकार जो शब्द हैं वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। और वृद्धि संधि में छोटा आ बड़ा आ, चलिए लिखती हूँ यहाँ पे, यानी कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर यानी इस पे ऐ हो जाएगा और इस पे ओ और आ हो जाएगा। इसका उदाहरण आप देखेंगे कि इसमें जैसे आपका उदाहरण परमौजस्वी, सदैव, परमौसध, यानी एक ट्रिक याद करिए आप वृद्धि संधि में, यहाँ पर आपको दिखाई दे दो दो मात्रा दिखाई दे तो आप ट्रिक लगा लीजिए कि यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अब आपका बचता है अयादि संधि। अयादि संधि का ये आप देखिए, इसका ट्रिक देखिए, बीच में आप तोड़िए। आप संधि का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग वर्डों को मिला करके संधि बनती है। जैसे आप कहोगे गायिका, गायिका, तो आप तोड़ेंगे उसको गय धन अक, क्या बन जाएगा? गायक। तो ये जो अलग अलग हुआ है, जब ये जुड़ रहा है तो गायक। आप इसे में देख लीजिए, बीच में आप या और वा को ढूंढ लीजिए। यदि आपका या और वा मिल जाते हैं तब वहां पर हो जाएगा अयादि संधि। ये सब ट्रिक हैं, बाकी समझने के लिए तो स्पेशल क्लासेस हम लेकर के आ ही रहे हैं। तो यानी पितृधन ऋण में कौन सी संधि है? अब आप बताइए, पितृधन ऋण में आपकी है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। यानी जैसे कि विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विद्याधन आलय विद्यालय, गिरधन ईश गिरीश, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ये री, ये जहाँ पर आते हैं बड़ा ऊ की मात्रा, वहाँ पर आपका हो जाता है दीर्घ संधि। संधि को भी हम लगातार पढ़ते ही चलेंगे। अब बताइए आप, अधिकतर व्याकरण जो है वो संज्ञा के कितने भेद मानते हैं? जी हाँ मित्रों, संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो संज्ञा के जो अधिकतर व्याकरणों द्वारा प्रचलित मत है कितने भेद का, तो वह है 5 भेद। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, यह हम देखेंगे यहाँ पे, जातिवाचक। दूसरा है गुणवाचक, फिर है व्यक्तिवाचक,
उसके बाद है भाववाचक, फिर है द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं जो हैं वो विद्वानों के द्वारा यानी अधिकतर वैयाकरणों के द्वारा मानी गई हैं, जो कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछी जाती रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नदियों के नाम की संज्ञा के उदाहरण हैं। नदियों के नाम की संज्ञा के उदाहरण हैं, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, फिर द्रव्यवाचक होगा। तो नदियों का नाम, मित्रों नाम ही संज्ञा है, यह भी इसकी परिभाषा है। तो नदियों का नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि नदी कहा जाएगा, नदी कहा जाता तो नदी में कौन सी नदी, ये तो पता ही नहीं है। नदी जाति का बोध करा रही होती तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ स्पेशल नदी गंगा नदी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ आंसर में आंसर ए हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप इसको बी बना लीजिएगा। और आप देखेंगे इसके अलावा जो संज्ञाएं जो हैं गुणवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। चलिए देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा जो है। और भाववाचक के अंतर्गत जैसे आपका जाता है बुढ़ापा, लड़कपन, कठोरता, सजावट, सर्दी, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे, भाववाचक हो जाएगा। और समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा सेना, स्कूल, सभा, दल, गुच्छा, गिरोह, घौंद, इस प्रकार के शब्दों को समूहवाचक में। और द्रव्यवाचक में जमते सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल होते हैं। सीता ने राधा को जी भर कोसा। आपको बताना यहाँ पर इसमें जो है वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर संबंध कारक है। बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप इसे, और बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए इस प्रश्न के अंतर्गत। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अब मैं यह विश्वास करती हूँ या उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपका गलत नहीं होगा। बताइए क्या जवाब दे रहे हैं आप। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इस प्रकार का जो था इसका चिन्ह, उसे आपने पढ़ा था कि नहीं। जब आप छोटे थे या 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, वहाँ पर व्याकरण पढ़ाया जाता था, तो यह पढ़ाया जाता था, लेकिन आप भूल चुके होंगे शायद। नहीं भूलिए मत, क्योंकि यही आगे चलकर आपकी परीक्षा में आपको परेशान करने वाले हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या है। कर्म कारक, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। सीता ने राधा को चिन्ह लगाए हैं, विशेष प्रतिक्रिया जो होती है को के द्वारा हुई है। राधा को जी भर कोसा यानी खूब कोसा, तो यहाँ पर आपको होगा कर्म कारक। यदि खा यहाँ पर होता मैं खाना खा चुका, तो यहाँ पर हो जाता आपका कर्ता, यानी कर्ता प्रधान होता। कौन प्रधान हुआ, कर्ता प्रधान हुआ। और कर्म कारक का चिन्ह जो है वो को है। इसके अलावा देखेंगे करण, यानी जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, यानी राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से। अगर यह होता तो इससे कारक चिन्ह होने के कारण तृतीया विभक्ति करण कारक हो जाता। लेकिन यदि किसी को कुछ वस्तु या सामान कुछ दिया जाए, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक हो जाता है। और अलगाव के अर्थ में, यानी कुछ अलग हो रहा है, दूर हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, चूहा बिल से निकला, लड़का पेड़ से गिरा, और मोहन ने घड़े से पानी डाला, वह घर से बाहर आया, इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे वहां पर आपको हो जाएगा अपादान कारक। अब आप बताइए जो और सो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो और सो यानी जो जागेगा सो पावेगा। क्या पावेगा, मोती पावेगा। जो जागेगा सो पावेगा किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। इसमें से आपको सही जवाब देना होगा इसका। तो हम बता देते हैं आपको, इसमें जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका संबंधवाचक। वह कौन है जो रो रहा है, कौन है जो रो रहा है, यानी जो सो, ये अलग अलग हैं दोनों, जो और सो। निजवाचक में आप जानते हैं सिर्फ आप आए गए हैं, जहाँ स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयुक्त होता है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही खा लूंगा, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। और निश्चयवाचक, जैसे यह कोई नया काम नहीं है, यह वस्तु मेरे लिए है, जहां पर एकदम निश्चित हो जाए कि हाँ यही है, ये वस्तु यहीं पर है, वहां पर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जहाँ कुछ निश्चित ना, जैसे कोई आया था, कोई चला गया, उसने कुछ नहीं खाया। प्रश्नवाचक में तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये जो होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इंतजार कर रहा है। चौरस किस प्रकार का विशेषण है, बताइए मित्रों, सही जवाब दीजिए।
मैं पूरी पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप सही जवाब देंगे, गलत नहीं करेंगे। चौरस किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, अनिश्चित प्रभाव बोधक है, संख्या बोधक, कौन सा बताइए? गुण, संख्या, सार्वनामिक, निश्चयवाचक, कौन सा है ये? तो आप जानते हैं कि ये जो चौरस है आपका, चौरस है गुणवाचक। यह गुण बता रहा है। चौरस गुण बता रहा है। कौन सा गुण? स्थान का गुण बता रहा है। स्थान कैसा है? चौरस है, यानी चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमी, दायां, बायां। यह जो होगा स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक में संख्या निर्धारित होती है, 4 घोड़े, 10 आदमी, 20 लोग, 20 लड़के, 25 लोग। इस प्रकार से संख्यावाचक हो जाएगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर बार-बार अभ्यास करते रहिए, ज़रूर याद आ जाएगा। आप कैसे कहते हैं कि आपको नहीं आता, नहीं आएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमें नहीं आता है, बहुत कठिन लगता है, व्याकरण बहुत कठिन लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस शब्द पर भी आप ध्यान देंगे, जिस टॉपिक पर भी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी हो, आपसे बढ़कर के उसकी औकात कदापि नहीं हो सकती है। तो आप अगर ठान लिए कि आपको बढ़ना है, तो वह आपसे 100% सत्य होकर ही रहेगा। आप बताइए, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। कौन कौन से? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक। ये सब आप लिखते जाइए, नहीं तो आप सोचेंगे कि हमको तो कुछ बताया ही नहीं गया, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक। उसके बाद आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। यह 11 प्रकार के संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, सीता नहाकर पूजा करने गई। क्या करके पूजा करने गई? नहाकर। इस पर आप मार्क लगा लीजिए। नहाकर पूजा करने गई, इन नहाना भी एक प्रकार की क्रिया है। पहले नहाई, फिर पूजा करने गई। तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। ना तो यह सकर्मक है, ना अकर्मक है और ना सहायक है। यह है पूर्वकालिक क्रिया, यानी जिस वाक्य में एक कार्य को करने के पश्चात दूसरा कार्य किया जाए, वहां पर आपका हो जाता है क्या? पूर्वकालिक क्रिया। स्पष्ट हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 आपसे पूछ रहा है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? जी हाँ मित्रों, वर्तमान काल के भेद बताना है आपको। आप जानते हैं, पहले तो काल हो गया। काल यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उसके बाद आपसे पूछेगा कि काल में यानी कौन से काल के कितने भेद हैं। तो देखिए, वर्तमान काल के जो भेद हैं वह 5 भेद हैं। 5 में कौन कौन से भेद हैं लिखती हूँ यहाँ पर, आप इसको देखते जाइए और याद करते जाइए। गलत नहीं होना चाहिए आपसे, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग इसको। सामान्य वर्तमान, ये देखिए, सामान्य वर्तमान। फिर आप लिखेंगे तात्कालिक वर्तमान। उसके बाद आएगा आपका पूर्ण वर्तमान, फिर संदिग्ध वर्तमान, फिर संभाव्य वर्तमान। और इसी प्रकार से देखेंगे भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भेद हो जाते हैं आपके 6। कौन कौन से? सामान्य भूत, लिखती हूँ यहाँ पर, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु मद। ये हो गए इसके 6 भेद। अब बचता है आपके भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के भेद हो जाते हैं 3। कौन कौन से? सामान्य, ये देखिए, सामान्य भविष्य, फिर हो जाएगा आपका संभाव्य। सामान्य होगा, फिर संभाव्य होगा और लास्ट में हो जाएगा हेतु, हेतुमद भविष्य। यह जो हो गए आपके काल के सभी भेद हो गए। यानी आप देखेंगे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। हो सकता है अदल बदल के आपसे कुछ पूछ ले। आप बताइए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आप गलती नहीं करेंगे इसमें, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं, 2 हैं, 8 हैं, 6 हैं या फिर 4 हैं। आप जवाब दीजिए इसका, मैं इंतजार कर रही हूँ। 2, 4, 6, 8। तो उत्पत्ति की दृष्टि से इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 4।
आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि 4 भेद कौन-कौन से हैं। ये देखिए आप जानते हैं इसको लेकिन ध्यान नहीं देते। तत्सम है, तद्भव है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। माइंड में एकदम अच्छे से सेट कर लीजिए। अब आप बताइए चेचक किस भाषा का शब्द है? चेचक एक बीमारी है जो होती है। बताइए किस भाषा का शब्द है? यह फारसी का है, तुर्की का है, अरबी का है या फिर जापानी का है? क्या लग रहा है आपको? सही जवाब दीजिए इसका। तो मुझे तो लग रहा है या फिर कंफर्म है ही, यह तुर्की भाषा का शब्द है। अब तुर्की भाषा के अन्य कुछ शब्द हैं, उर्दू तो लग ही रहा है आपको नाम से, कालीन और कैंची, कुली, चेचक मैंने बता ही दिया, लाश, सौगात, बेगम, बहादुर। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो तुर्की भाषा के शब्द हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? बता लो भैया, कितने हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हो जाते हैं, हमने देखा था इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। मित्रों यहाँ पर आंसर थोड़ा सा इसका मिस प्रिंट है, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। 8 भेद होते हैं। मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, अगर कुछ मिस प्रिंट है तो आप उसे संभाल लीजिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ जो वो सही है, बता भी देती हूँ मिस प्रिंट हो जाता है तो। अब आप जानिए कि 8 भेद कौन कौन से हैं। 8 भेद में आपका आएगा विधिवाचक, उसके बाद निषेधवाचक, निषेधवाचक, फिर आ जाएगा इच्छावाचक, तत्पश्चात आ जाएगा संकेतवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक। फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, तो चाहे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। विधिवाचक नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया निषेधवाचक, नंबर 3 हो गया आज्ञावाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 विस्मयवाचक, नंबर 6 संदेहवाचक और नंबर 7 क्या था? इच्छावाचक। नंबर 7 इच्छावाचक और नंबर 7 जो था वो नंबर हाँ नंबर 7 इच्छावाचक, नंबर 8 जो था वो आपका हो जाएगा संकेतवाचक। ठीक है, फिर से देखिए, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। यह रहे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जो कि 8 होते हैं। गलत कतई नहीं होना चाहिए। मित्रों मैं आपको बता दूं कि यह महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे चैनल पर आपके लिए चलाई जा रही है, वो भी एकदम मुफ्त में चलाई जा रही है। आप इसका लाभ अवश्य लें। और यदि आप एनटीए नेट जेआरएफ का सपना रखते हैं तो हमारे क्लास के साथ जरूर जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। इसके अलावा हमारे चैनल पर देखिए आप क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर, भूगोल, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, 1857 की क्रांति, गुलाम वंश, सामान्य विज्ञान के टॉप 20 और उसके बाद साइंस के भी क्वेश्चन आए हैं, जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम संजीवनी श्रृंखला चल रही है आपके लिए। तो आप जरूर से जरूर उनका अध्ययन करिए, पढ़िए और उनका लाभ उठाइए जो आपके लिए चलाए जा रहे हैं। और हाँ, आप अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब में जाकर वहाँ सर्च करें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 विदाउट स्पेस के आपको करना है। वहाँ पे जब हमारे चैनल आ जाएगा तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं स्मार्ट क्लासेस 77। वहाँ पर हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाइए। बहुत ही शानदार जानदार क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पर। मिलेंगे आपसे एक बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।